स्टूडेंट्स, अध्याय 9। इस वीडियो में हम सभी एंजाइम के बारे में अध्ययन करेंगे और हम ये जान लें कि जिस प्रकार रासायनिक अपक्रियाओं में जो कैटालिस्ट होते हैं, जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार जैव रासायनिक अपक्रियाओं में यानी जीवधारियों में जो पदार्थ जैव रासायनिक अपक्रियाओं की गति को तेज कर देते हैं उनको हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। यानी एंजाइम और उत्प्रेरक ये इनका कार्य सेम है, लेकिन जब ये इनका जैव रासायनिक अपक्रियाओं में जो उत्प्रेरक होते हैं उन्हीं हम कहते हैं एंजाइम, जो रासायनिक क्रियाओं की गति को परिवर्तित करते हैं, उनकी दर को बढ़ा देते हैं। आइए सबसे पहले जानें कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। जितने सारे एंजाइम हैं वो प्रोटीन से निर्मित होते हैं, लेकिन हम ये कह दें कि क्या सभी प्रोटीन एंजाइम होती है? ऐसा नहीं है। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती, लेकिन जो एंजाइम होते हैं वो सभी एंजाइम प्रोटीन से निर्मित होते हैं। कुछ एंजाइमों का हम यहाँ जिक्र करें, जैसे राइबोजाइम एंजाइम है, ये सिर्फ आरएनए से बना होता है, और जो पेप्सिन है, यूरेज है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से निर्मित होते हैं। इसके अलावा अधिकांश जो एंजाइम हैं उनमें कुछ प्रोटीन भाग होता है और कुछ अप्रोटीन भाग होता है। ये अप्रोटीन भाग कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होता, लेकिन ये प्रोटीन नहीं होती है। और ऐसे एंजाइम जिनमें प्रोटीन और अप्रोटीन दोनों भाग पाए जाते हैं उन्हें होलो एंजाइम कहते हैं। अब एंजाइम में जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसको एपो एंजाइम, और जो अप्रोटीन भाग है उसको कोफैक्टर कहते हैं। यानी अधिकांश एंजाइम वो होलो एंजाइम है, और होलो एंजाइम वो होते हैं जिनमें दो भाग पाए जाते हैं, एक प्रोटीन वाला भाग और एक अप्रोटीन वाला भाग। ये अप्रोटीन वाला भाग भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन ये प्रोटीनें नहीं होती। इनका काम होता है, यानी जो प्रोटीन भाग है उसको सक्रियता प्रदान करना, सक्रिय बनाए रखना। अब जो इस प्रकार का एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम। तो जो अप्रोटीन भाग है इसको कहते हैं कोफैक्टर, और जो प्रोटीन भाग है उसको एपो एंजाइम, यानी प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम और अप्रोटीन भाग को कोफैक्टर या सहकारक। अब देखिए कोफैक्टर में क्या पाया जाता है ये जाने। कोफैक्टर में इसके 3 भाग इसमें पाए जाते हैं। पहला है प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन वाला वह भाग है जो दृढ़ता पूर्वक एपो एंजाइम से बंधा होता है। यानी जो प्रोस्थेटिक समूह है ये कोफैक्टर का एक पार्ट्स है, यानी कोफैक्टर में 3 भाग हैं। पहला है प्रोस्थेटिक समूह, ये कार्बनिक प्रकृति का होता है, प्रोटीन नहीं लेकिन प्रकृति इसकी कार्बनिक है, प्रोटीन भाग है, और यह भाग दृढ़ता पूर्वक एपो एंजाइम से बंधा होता है, यह अलग नहीं होता है। इसमें साइटोक्रोम और फ्लोवोप्रोटीन आती है। इसके बाद दूसरा है सहकारक, सह एंजाइम, को एंजाइम। ये कार्बनिक प्रकृति के अप्रोटीन वाले वो भाग हैं जो आसानी से एपो एंजाइम से अलग हो जाते हैं। इनमें आता है NAD, NADF, FAD और को एंजाइम A। अंतर दोनों में ये दृढ़ता पूर्वक बने रहते हैं, एपो एंजाइम से अलग नहीं होते हैं, और जो सह एंजाइम है ये आसानी से एपो एंजाइम से अलग हो जाते हैं, चूंकि ये एपो एंजाइम से ढीले बंधनों के द्वारा बंधे होते हैं। और तीसरा है सक्रियक, एक्टिवेटर। ये भी अप्रोटीन
भाग है, यह कार्बनिक प्रकृति होती है इसकी। इसमें धातु या आयन होते हैं जो सक्रियता को बढ़ाते हैं, जो हमारा एंजाइम है उसको सक्रिय करते हैं। ये धातु आयन होते हैं, धातुओं के आयन होते हैं, इनको कहते हैं सक्रियक, जो एंजाइम की क्रियाशीलता को वृद्धि करते हैं। और इसमें है यानी जो प्रोटीन भाग है उसकी क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, इसमें है Fe। तो ये जो कोफैक्टर है उसमें 3 भाग पाए जाते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम और सक्रियक। तो इस प्रकार हम यहाँ देख रहे थे होलो एंजाइम्स के पार्ट, जिसमें प्रोटीन वाला एपो एंजाइम और अप्रोटीन भाग है कोफैक्टर। कोफैक्टर के मैंने 3 भाग देखे। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम की संरचना। और अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे एंजाइम की क्रिया विधि। अब विद्यार्थियों हम इसी अध्याय में, इसी वीडियो में एंजाइम की क्रिया विधि, किस प्रकार से एंजाइम क्रियाधार पर कार्य करते हैं, इसकी क्रिया विधि को समझने के पहले मुझे जान लेना आवश्यक होगा कि ये एंजाइम की जो क्रिया विधि है उसकी जो दर है वो क्रियाधार की प्रकृति पर निर्भर करती है कि वो क्रियाधार किस प्रकृति का है। और हमें भी जान लें कि जो एंजाइम की क्रिया विधि है उसके 2 मूलभूत बिंदु हैं यहाँ पर, जिसमें पहले आरंभन और दूसरा है अपक्रिया की दर। इसका जो आरंभन है वो एंजाइम क्रियाधर जटिल कॉम्प्लेक्स के निर्माण, और दूसरा है सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो एंजाइम की जो क्रिया विधि है वह किसी भी क्रियाधार की प्रकृति पर निर्भर करती है, और यह 2 बातों पर निर्भर होती। आरंभन व अपक्रिया की दर जो होती है वो एक एंजाइम क्रियाधर जटिल का निर्माण, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और सक्रियण ऊर्जा में कमी। अब हम यहाँ जान लें कि ये एंजाइम क्रियाधर जटिल का निर्माण क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करें। और सक्रियण ऊर्जा में कमी ये क्या होती है, इसको जानने की कोशिश करें। आइए एक डायग्राम में देखते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है, ये है एंजाइम, और जिस स्थान पर सबस्टेंस आकर के आसानी से जुड़ता उसको कहते हैं सक्रिय स्थल। सक्रिय स्थल, इसका सक्रिय स्थल ये है एंजाइम। दूसरा प्लस क्रियाधार क्या है, यह है क्रियाधार। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, जिस सम्मिश्रण भी कहते हैं। ये एंजाइम क्रियाधार जटिल, एंजाइम क्रियाधार जटिल, इसे सम्मिश्र भी कहते हैं या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसका निर्माण होता है। इसके बाद ये एंजाइम है प्लस ये अलग हो जाता, और जो उत्पाद बनते हैं यह है उत्पाद। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण और सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो ये जो मोड ऑफ एंजाइम एक्शन है वो 2 बातों पर निर्भर करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण और सक्रियण ऊर्जा में कमी। और सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, किसी भी अपक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ऊर्जा की वह कम से कम मात्रा जिसकी आवश्यकता होती है, यानी किसी भी अपक्रिया को प्रारंभ करने के लिए वह ऊर्जा की
यानी ऊर्जा की वह सूक्ष्म मात्रा जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया को प्रारंभ करने के लिए या शुरू करने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को उसकी सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। अब हम इस सक्रिय ऊर्जा में कमी कर दें तो हमारी क्रिया की दर तीव्र हो जाएगी। यानी जितनी ऊर्जा देने पर वो क्रिया प्रारंभ होती है, यदि उस हम सक्रिय ऊर्जा में कमी कर दें किसी प्रकार, तो हमारी अब क्रिया तेज हो जाएगी। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये विभव ऊर्जा है, ये क्रियाधार की दर है। तो जब हम एंजाइम युक्त सक्रिय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, यानी जब हम एंजाइम का प्रयोग करते हैं तो इसकी सक्रिय ऊर्जा में कमी आ जाती है। ये देख रहे हैं ग्राफ में, इसकी सक्रिय ऊर्जा ये है, और जब हम एंजाइम रहित सक्रिय ऊर्जा देते तो हमें सक्रिय ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा, यानी इतनी ऊर्जा पर उसमें रासायनिक अपक्रिया प्रारंभ होती है। तो दो बातों की कमी करनी पड़ेगी, एक तो मुझे एंजाइम क्रिया दर जटिल का निर्माण और दूसरे सक्रिय ऊर्जा में कमी। ये दो ही बातों पर एंजाइम की क्रियाविधि निर्भर करती है। अब ये एंजाइम की क्रियाविधि के दो सिद्धांत हैं। एक तो है ताला कुंजी सिद्धांत। ताला कुंजी सिद्धांत में क्या होता है कि जो एंजाइम है उसके जो सक्रिय स्थल है वो दृढ़ होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार एक पर्टिकुलर चाबी के द्वारा ही एक पर्टिकुलर या निश्चित ताले को खोला जा सकता है, उसी प्रकार उस एंजाइम की आकृति उस क्रियाधार में फिट होने के अनुरूप होती, जहां वो सक्रिय स्थल आसानी से जुड़ सके। यानी वो चेंजेस नहीं होती है, वो क्रियाधार के आने पर अपने स्थल को परिवर्तित नहीं करती है। यह है ताला कुंजी सिद्धांत में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसका सक्रिय स्थल है जहां पर सबटेक्स्ट आकर के जुड़ेगा। तो जब इसी स्थल के अनुरूप वहां ये सबटेक्स्ट जो है वो परिवर्तित, ये सक्रिय स्थल है वो एंजाइम के परिवर्तित नहीं होते हैं, वो बदलते नहीं हैं, अपने आप में बदलाव नहीं करते हैं, और उसी प्रकार का क्रियाधार आकर के वहां जुड़ता और जुड़ करके एंजाइम क्रियाधार जटिल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, और इसके बाद ये एंजाइम पृथक हो जाते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये ताला कुंजी सिद्धांत इसी प्रकार है, जिस प्रकार एक पर्टिकुलर चाबी के द्वारा ही ताला खोला जा सकता, अन्य किसी चाबी के द्वारा नहीं। तो ये एक निश्चित क्रियाधार के साथ ही सक्रिय स्थल पर जो बंधन है वो निर्मित करते हैं और रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं सक्रिय ऊर्जा में कमी करके। तो इस तरह यह है एंजाइम का ताला कुंजी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत यह है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत में यह बताया गया है कि इसमें जो एंजाइम है वो अपने सक्रिय स्थल को क्रियाधार के अनुसार परिवर्तित कर लेता है, फिक्सेबल होता है, इसीलिए इसको कहा गया प्रेरित आसंजन सिद्धांत। जैसे कोई क्रियाधार इस एंजाइम के संपर्क में आता है तो ये अपने सक्रिय स्थलों को क्रियाधार की आकृति के अनुसार परिवर्तित कर लेता है, जिससे आसानी से एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण हो जाता है, और फिर ये सक्रिय ऊर्जा में कमी करके रासायनिक अपक्रिया की गति को तेज कर देते हैं। कैसे होता देखिए, ये एंजाइम है, इसको ऐसे ना बना करके और ऐसे बना लें, ये एंजाइम और ये है क्रियाधार, ये क्रियाधार। अब ये इसके सक्रिय स्थल हैं। अब प्रेरित आसंजन सिद्धांत में क्या होता है कि जो एंजाइम होता है जिसका सक्रिय स्थल है, आप आकृति देख रहे हैं डायग्राम में, ये इस क्रियाधार के अनुरूप अपनी आकृति को बदल लेता है। क्यों? ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे, जब तक इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, इसके अनुरूप अपने क्रियास्थल को परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं होगा। तो
बदल लेते हैं। जैसे ये संपर्क में आता है अपने सक्रिय स्थल को परिवर्तित कर लेते हैं क्रियाधर के अनुरूप। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। यानी क्रियाधर के संपर्क में आने पर ही ये अपने आप को क्रियाधार के अनुरूप अपने सक्रिय स्थल को रूपांतरित कर लेते हैं और संकुल का निर्माण करते हैं। देखिए संकुल का निर्माण हुआ, यह है एंजाइम क्रियाधार संकुल। और फिर एंजाइम अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। ये एंजाइम क्रिया समाप्ति के बाद में और प्लस ये उत्पाद का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार हमने दोनों सिद्धांतों में ये देखा कि किस प्रकार एंजाइम की क्रियाविधि है, मैकेनिज्म क्या है, किस तरह वो क्रियाधार से मिलकर के एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं और फिर एंजाइम उस क्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम करके क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, जिसमें दो सिद्धांत देखे, एक ताला कुंजी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो एंजाइम है उनके सक्रिय स्थल परिवर्तित नहीं होते हैं और वो फिक्स होते हैं। क्रियाधार जो निश्चित एंजाइम है वो क्रियाधार के साथ एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करते और इसके बाद रासायनिक अपक्रिया को सक्रिय ऊर्जा में कमी करके संपादित कर देते हैं। दूसरा प्रेरित आसंजन सिद्धांत, जिसमें जो एंजाइम है उनके सक्रिय स्थल जब कोई क्रियाधार इनके संपर्क में आता है तो क्रियाधार के अनुरूप अपने ये सक्रिय स्थलों को परिवर्तित कर लेते हैं। क्रियाधार इनको प्रेरित करता है सक्रिय स्थलों को क्रियाधार के अनुरूप बदलने का, इसीलिए इसका नाम है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। जो डायग्राम में देख रहे हैं, पहले इसका सक्रिय स्थल इस तरह था, लेकिन जैसे क्रियाधार इसके संपर्क में आया इसने अपने सक्रिय स्थलों को परिवर्तित करके और क्रियाधार के अनुरूप अपने सक्रिय स्थलों को परिवर्तित कर लिया और एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं। तो ये दो तरह के सिद्धांत, जिसमें ताला कुंजी सिद्धांत और प्रेरित आसंजन सिद्धांत, ये एंजाइम की क्रियाविधि है। इस प्रकार आपने समझा दोनों को। आज के इस वीडियो में इस अध्याय में इतना ही।